नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम सामान्य हिंदी हिंदी व्याकरण का दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 40। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास है ये दोस्तों हमारी 40वीं क्लास है। इससे पहले दोस्तों हमने 39 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, 39 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं सामान्य हिंदी हिंदी व्याकरण से। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैं सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। यूपीएसआई यूपीपी के लिए बहुत ही रामबाण क्लास है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। प्रत्येक वीडियो में सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, संपूर्ण हिंदी का रिवीजन है, तो आप लोग अच्छे से देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। आज का वीडियो भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को लगाइए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा रहा, क्वेश्चन कैसे रहे, आपका स्कोर क्या रहा, आपने 40 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो होने वाला है, धमाकेदार क्लास होने वाली है, तो क्लास को एंड तक देखिएगा। ठीक है, अंतिम अंतिम तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। क्लास में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं सारे के सारे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, यूपीएसआई और यूपीपी के लिए तो रामबाण है ही। इसके अतिरिक्त आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे पैट का एग्जाम हो गया, ठीक है, पैट पैट का एग्जाम हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का एग्जाम हो गया, लेखपाल में भी 20 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी। ठीक है, एस टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बीपीएससी टीआरई 4, रीट, एसएससी जीडी, यूपीएसआई यूपीपी, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास। तो क्लास को पूरा वॉच करें, अच्छे से लगाएं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर कमेंट कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने से पहले कॉपी और पेंसिल साथ में लेकर के बैठा करिए। जो भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होंगी उनको हम डिस्कस करते चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे क्वेश्चन से संबंधित, तो आप लोग उनको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और 1 से लेकर के 40 तक नंबर डाल लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपका सही हो जाए उस पर आपको लोग राइट का निशान, जो गलत हो जाए उस पर क्रॉस का निशान करते जाइए। इससे क्या होगा, ईजिली आपका जो स्कोर है वो इजीली आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस हमने 40 में से सही किए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए व्यंजन की परिभाषा है। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, तो दोस्तों व्यंजन की परिभाषा होती है, नोट डाउन कर लीजिए, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्यंजन है हमारा का, तो का को जब हम बोलेंगे, तो का को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें दोस्तों हमारा का और आ है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है दोस्तों, हमारा का और आ है। ठीक है, तो जब मिलकर के बना है दोस्तों ये का, है ना। तो इसमें हमारा जो जितने भी व्यंजन होते हैं सभी के लिए स्वर की सहायता हो चाहिए तभी बोले जाते हैं। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है को कै कौन सा व्यंजन है। कै जो है दोस्तों आपका कौन सा व्यंजन है, कै। तो दोस्तों कै जो होता है ये दोस्तों आपका कंठ व्यंजन होता है। ठीक है दोस्तों, ये कंठ व्यंजन है, कंठ से बोला जाता है। कै वर्ग के जितने भी आपके दोस्तों वर्ण होते हैं, कै वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण दोस्तों आपका क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कै खे गे घे और ण। ठीक है, ये आपके दोस्तों 5 वर्ण होते हैं कै वर्ग के अंतर्गत, और सभी का उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है, कंठ से होता है। तो कै कौन सा व्यंजन है, कंठ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है च छ जय झय न्य, च छ जय झय ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। च छ जय झय और य, दोस्तों ये जो ध्वनियाँ हैं क्या कहलाती है, कंठ है, मूर्धन्य, तालव्य या दोस्तों दंतोष्ठ। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो दोस्तों च छ जय झय और ये दोस्तों आपकी जो ध्वनियाँ हैं ये दोस्तों आपकी तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं, तालु से बोली जाती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा है हमसे। ठीक है, पद्मावत, कामायनी, परमल रासो, प्रिय प्रवास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है ये दोस्तों आपका
पद्मावत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। एक से एक टॉप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, सभी क्वेश्चंस आपके सेलेक्टेड हैं, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है, तो आप लोग एंड तक देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। और लास्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस और भी बहुत ही बेहतर डाले हैं जो कि आपके यूपीएसआई में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यूपीएसआई को टारगेट करते हुए ही ये 40 क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि यूपीएसआई में दोस्तों आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और 37 क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपीपी में पूछे जाते हैं, और 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके किस में पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चंस दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। और 20 क्वेश्चंस दोस्तों आपके कहाँ पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चंस आपके दोस्तों सुपर टेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चारों ही परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है क्लास, तो अच्छे से देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइए। जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी दोस्त आपके हमारे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चंस दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। तो जो भी चैप्टर दोस्तों आपके एसएससी जीडी में है, वो सभी चैप्टर इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, सभी का समावेशन है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो एसएससी जीडी वालों के लिए भी रामबाण क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त मॉक टेस्ट है सभी परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग अच्छे से देखें, और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक उससे जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, पद्मावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई है, कहाँ से जन्म हुआ है। तो दोस्तों ये आपकी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अपभ्रंश से हुई है, अपभ्रंश भाषा से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा शब्द देशज है, देशज शब्द बताना है। देशज का अर्थ होता है दोस्तों देश में जन्मा, ठीक है दोस्तों, देश में जन्मा, ठीक है, देश में जन्मा। देशज का अर्थ होता है देश में जन्मा। हमारी जो स्थानीय भाषा के जो शब्द होते हैं, जो हमारे भारतीय स्थानीय भाषाओं के शब्द होते हैं, उन्हीं को दोस्तों हम देश में देशज शब्द बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जन्म देश में ही हुआ है, हमारी स्थानीय भाषाओं से हुआ है, जैसे, ठीक है दोस्तों। तो आपके ऑप्शंस हैं काठ, गोंड, ऊंट या उल्लू। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है दोस्तों, गौड़, ठीक है दोस्तों। गौड़ जो है ये शब्द कैसा है, देशज शब्द है, ठीक है, हमारी स्थानीय भाषाओं का ही है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। जैसे लठ हो गया, लठिया हो गया, खुंटी हो गया, है ना, और लुटिया हो गया, ये सभी दोस्तों आपके जो शब्द हैं, ये सभी दोस्तों आपके क्या है, ये देशज शब्द होते हैं, हमारी स्थानीय भाषाओं को ही है, हमने ही उत्पन्न किया है उनको। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है, रचना, उद्गम, अर्थ या ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये सभी, ठीक है। शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ है वो रचना की दृष्टि से भी हुआ है, उद्गम की दृष्टि से भी हुआ है, और अर्थ की दृष्टि से भी हुआ है, ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, है ना, खास वस्तु, खास स्थान का बोध होता है, ठीक है, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। घरेलू, भला, स्वतंत्र या मांडवी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों, मांडवी। मांडवी जो शब्द है ये दोस्तों आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ठीक है दोस्तों। संज्ञा की बात करें तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, इनको आप लोग नोट डाउन करते रहिए, ठीक है दोस्तों। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, क्वेश्चन से अतिरिक्त जो भी चीज़ें बता रहा हूँ सभी को नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस को करते चलेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हल करते चलेंगे, ठीक है। तो आपको कोई भी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, धिक्कार, ठीक है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। धिक्कार, ठीक है दोस्तों, शब्द क्या है हमारा, धिक्कार। तो धिक्कार जो शब्द है ये दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है, वही दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है, जहां पर भाव प्रकट होते हो। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, इस वाक्य में आप क्या है। ठीक है, बहुत ही सिंपल वाक्य है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों आपका। ठीक है, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, इस वाक्य में आप क्या है। तो दोस्तों आप जो है ये तो पता है हमें कि सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या है, आप हो गया, तू हो गया, तुम हो गया, है ना, ये सभी दोस्तों आपके मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इनको आप लोग नोट डाउन रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक वाक्य है, राम पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं राम की जगह क्या लगा दूं, वह लगा दूं, वह पढ़ रहा है। ठीक है, तो राम क्या है, संज्ञा है, वह क्या है, सर्वनाम है। तो जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें दोस्तों हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में विशेषण है, विशेषण बताना है। विशेषण दोस्तों वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम काला है, तो काला क्या है, विशेषण है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। राम क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, क्या है, काला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, निम्नांकित में विशेषण बताना है। सुलेख, पुष्पित, बलवान या पौरुष, बताइए इनमें से कौन सबसे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, बलवान। बलवान जो शब्द है ये दोस्तों कैसा है, विशेषण है। ठीक है दोस्तों, क्या है, विशेषण है। ठीक है, राम बलवान है, तो राम क्या है, बलवान है, राम की विशेषता बताई जा रही है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द बताना है। अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण या ए और बी, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अव्यय दोस्तों जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हो। ठीक है दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें दोस्तों हम अव्यय कहते हैं। अव्यय को ही दोस्तों हम अभिकारी भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, अव्यय और क्रिया विशेषण, ये दोस्तों आपके क्या है, ये दोस्तों आपके अविकारी हैं। क्या है दोस्तों, अविकारी शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, अविकारी हैं। इनमें दोस्तों लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण, ठीक है दोस्तों, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सेम रहते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही, तो अविकारी कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों में स्त्रीलिंग शब्द बताना है। हिंदी में लिंग जो होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग जो होते हैं दोस्तों आपके 2 होते हैं। ठीक है, स्त्री और पुरुष। ठीक है दोस्तों, पहला है दोस्तों आपका स्त्रीलिंग और दूसरा होता है दोस्तों आपका पुल्लिंग। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, पुल्लिंग। ठीक है, इसको इन चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते रहिए। तो पहला स्त्रीलिंग और दोस्तों आपका पुल्लिंग होता है। हमसे पूछता है इनमें से उस स्त्रीलिंग बताइए। अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अपराध हो गया, अध्याय हो गया, स्वदेश हो गया, ये सभी दोस्तों आपके कैसे शब्द हैं, ये सभी दोस्तों आपके पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे हैं दोस्तों, ये सभी दोस्तों आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। स्थापना जो है ये दोस्तों आपका कैसा शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द बताना है। दया सागर, पंकज, विद्यालय या जल, बताइए इनमें से कौन सबसे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए।
रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े ना हो सके, ठीक है दोस्तों, जिनके टुकड़े ना हो सके, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और रचना की दृष्टि से शब्द जो होते हैं, शब्द भेद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों आपका रूढ़, ठीक है दोस्तों, पहला होता है आपका रूढ़ शब्द। दूसरा है दोस्तों आपका यौगिक, और तीसरा होता है दोस्तों आपका योग रूढ़, ठीक है। तो ये जो शब्द है हमारे, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं रचना की दृष्टि से। तो रूढ़ जो शब्द होता है जिसके सार्थक खंड ना हो सके, रूढ़ शब्द कहलाता है। तो जल जो शब्द है, इसमें जल, इसके सार्थक खंड नहीं होंगे। अगर हम खंड भी करेंगे तो कोई शब्द का अर्थ निकल के नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा, ये रूढ़ शब्द है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज के बाद कन्फ्यूज नहीं होता है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही जो है ये दोस्तों आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा अच्छे से, पूरी तरह से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, तो आप लोग अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर ज़रूर बनाएं, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं, भाई बहन रिश्तेदार, ठीक है, जो भी ग्रुप हो सभी में वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हो रही है, कंटिन्यूस क्लास हो रही है। ऐसा नहीं कि आज क्लास आ गई, कल नहीं आई, परसों नहीं आई, फिर एक आ गई, ऐसा नहीं है। रोजाना हमारा मॉक टेस्ट होता है 8:30 बजे, शाम को 8:30 बजे रोजाना मॉक टेस्ट होता है, रोजाना क्लास होती है। तो आप लोग जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को एक नई दिशा जरूर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को अगर लगता है कि आपके जो सपने हैं, उन सपनों में थोड़ा सा भी मैं योगदान दे रहा हूँ आप लोगों का, थोड़ी सी भी आपको मदद कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को शेयर जरूर करना सभी दोस्तों में। वेस्ट एजुकेशन चैनल पर आए हो तो बिलीव रखिएगा खुद पर भी और हम पर भी, ठीक है। चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा शब्द है? तो दोस्तों प्राण जो शब्द है ये सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर। तो वचन के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो वहाँ पर हमने लिंक डिस्कस किया था दोस्तों, यहाँ पर वचन पूछा है। तो हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? तो दोस्तों 2 भेद होते हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आखिरी कलाम किसकी रचना है? आखिरी कलाम किसकी रचना है? आखिरी कलाम किसकी रचना है? रट लीजिए, आखिरी कलाम किसकी रचना है? जैसी, रसखान, रहीम या कबीर? तो कलाम जो है, आखिरी कलाम किसकी है? जैसी की रचना है। किसकी दोस्तों? जैसी की। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ठीक है, कुतुबन की है, जायसी की है, रसखान की है दोस्तों, मैत्री शरण गुप्त की है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? एकदम माइंड में भर जाएगा। रटना अच्छे से, सबको रट्टा मार लीजिए। रटना तो वैसे सही नहीं होता है, समझ के पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें, ये जो आपकी जो जितनी भी आपकी दोस्तों ये क्या है, जितनी भी हिंदी साहित्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कवि और उनकी रचनाओं से, ये रटनी ही पड़ती हैं, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं। एक एक कवि की बहुत बहुत सारी, एक एक लेखक की बहुत बहुत सारी कविताएं हैं, ठीक है दोस्तों, कहानियां हैं, रचनाएं हैं, नाटक हैं, है ना। तो ये चीज़ें रटनी ही पड़ती हैं हमको, इनको भूल भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, है ना। तो इनको रट्टा मार लीजिए अच्छे से। प्रेम वाटिका किसकी है? तो ये रसखान की है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, ठीक है। चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर भगवान, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है, ठीक है। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? संयोग, संविधान, संस्कृत, ये सभी। तो सभी में दोस्तों आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। संयोग में भी, संविधान में भी, संस्कृत में भी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर दोस्तों शब्दों के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। ठीक है दोस्तों, पहला होता है सार्थक, दूसरा होता है निर्थक। इसको आप लोग याद रखिएगा। रचना की दृष्टि से शब्द के दोस्तों तीन भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछे उत्पत्ति की दृष्टि से, तो उत्पत्ति की दृष्टि से दोस्तों आपके शब्द भेद पांच होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हमसे पूछा है अर्थ की दृष्टि से, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। दो होते हैं, सार्थक और निर्थक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सर्वनाम के कितने भेद हैं? ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक चिन्ह नहीं है? ठीक है दोस्तों, कारक चिन्ह नहीं है। द्वारा, पर, के लिए या जाना। तो जाना जो है ये दोस्तों आपका कारक चिन्ह नहीं है। जाना क्या है? क्रिया है। कारक द्वारा भी होता है, पर और के लिए भी, तीनों है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बात करें कारकों की, तो दोस्तों कारकों की संख्या 8 होती है। कर्ता कारक, कर्ण कारक, है ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। कारकों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन डी, जाना जो है ये कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पर दोस्तों हमें स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। विवाद, सार, रूप या आय। तो आय क्या है? आपकी आय कितनी है ना? आपकी आय कितनी है? तो आय क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आय क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। विवाद हो गया, सार हो गया, रूप हो गया। ये विवाद हो गया, सार हो गया, रूप हो गया, ये सभी दोस्तों आपके पुल्लिंग शब्द हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा। कैसे हैं दोस्तों? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ठीक है, दर्शन, नारी, लता या गाय। तो दर्शन जो शब्द है ये दोस्तों हमारा सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? क्रिया विशेषण से। हम पढ़ते हैं, पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करे, वे कमाते हैं, किशन बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, किशन बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज। तो बहुत तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो यही वाक्य हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। हमसे पूछा है क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। पहले, धीरे और शायद। ठीक है, पहले, धीरे और शायद, ये तो दोस्तों आपके क्रिया विशेषण है। ठीक है, लेकिन पुस्तक जो है ये दोस्तों आपका क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द बताना है। कौवा, कुत्ता, कोयल या ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये सभी दोस्तों आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी के बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2022 विजेता कौन है? हिंदी के बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2022 के विजेता कौन है? ठीक है, द्रोणवीर कोहली, क्षमा शर्मा और शेरजंग गर्ग या रमेश तियलंग। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। हिंदी के बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2022 विजेता कौन है? तो दोस्तों ये है आपके क्षमा शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। 2022 में इनको दोस्तों बाल साहित्य हिंदी के बाल साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, किसके लिए? तो दोस्तों ये दिया गया था चुनिंदा बाल कहानियों के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हिंदी के बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2011 के विजेता कौन है? 2021 के, सॉरी वो 2022 का था, ये 2021 के हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके देवेंद्र मेधावी।
देवेंद्र मेवाड़ी। ठीक है, देवेंद्र मेवाड़ी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, महादेव वर्मा को किस रचना के लिए सक्सेरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, सक्सेरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इनकी जो रचना थी वो थी दोस्तों आपकी नीरजा। कौन सी थी दोस्तों? नीरजा रचना के लिए मिला था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वर्ष 2020 में किसे भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, भारत भारती पुरस्कार जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, उत्तर प्रदेश जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये 2020 के किसे मिला था भारत भारती पुरस्कार? तो दोस्तों ये मिला था पांडे शशि भूषण सितांशु। ठीक है दोस्तों, इनको दिया गया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? सारे के सारे ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? क्या खे गैग है, ये तो दोस्तों आपके कंठ होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, और पैफ है वैव है, ये दोस्तों आपके क्या है? ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, पैफ है वैव है, ये पै वर्ग के अंतर्गत आते हैं, 5 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। पैफ है, बैब है और मैं। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिए कि ये ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि होठ से बोले जाते हैं। जब आप बोलेंगे पै पै, तो पै जब बोलेंगे तो दोनों होठ हमारे आपस में टकराएंगे, है ना। तो ये होठ से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? हमसे पूछा है कौन सा समूह सही नहीं है। ओष्ठ है, पैफ है, बैब है, कंठ है, कैख है, गैग है, मूर्धन्य चैच है, जैज है, और वत्सल न ले रे या से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो दोस्तों ओष्ठ वर्ण जो होते हैं पैफे वेवे अभी हमने डिस्कस किए थे, बिल्कुल सही है। कंठ वर्ण दोस्तों आपके कैख है, गैघ है ना, ये आपके कंठे होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। और वत्र वत्र जो शब्द हैं ये दोस्तों ने ले और रे से, ये दोस्तों आपके क्या है? वत्र शब्द हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। लेकिन चैच है, जय जो है ये दोस्तों आपके तालब्य हैं। क्या है दोस्तों आपके? ये तालब्य हैं, ये दोस्तों आपके मूर्धन्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य कौन से होते हैं? टेट है ना, टे वर्ग के जितने भी होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों, हमारा यही सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ठीक है, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई? ठीक है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई? तो दोस्तों ये आपकी सिंधु शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? सिंधु से। सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना, हिंद से हिंदविक हिंदविक बना, और दोस्तों हिंदविक से बना हिंदी, है ना। इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह है। अल्पविराम का चिन्ह पूछा है हमसे, हिंदी में अल्पविराम का चिन्ह है। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। अल्पविराम हमारा दोस्तों यही होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का लास्ट। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द बताना है हमें। आकार, अतिथि, वधु या कुआं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है दोस्तों, वधु। वधु जो है ये दोस्तों हमारा कैसा शब्द है? ये दोस्तों हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, आकार नहीं होता है, आकार होता है। क्या होता है दोस्तों? आकार होता है। अतिथि, अतिथि नहीं होता, अतिथि नहीं होता है, अतिथि होता है। ठीक है, छोटी की मात्रा आती है। और कुआं जो है हमारा, ये कुआं सही तो लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि इसमें जो बुक में जो दे रखा है वो बड़ी की मात्रा है, कुआ, है ना। तो कुआ नहीं होता है, छोटी की मात्रा होती है। तो ये हमारा बिल्कुल शुद्ध है। वधु जो लिखा हुआ है ये शुद्ध है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो ये थे मोस्ट 40 क्वेश्चंस। मॉक टेस्ट कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रोजाना क्लास की टाइमिंग 8:30 बजे होता है, शाम को 8:30 बजे क्लास होती है। तो जरूर जुड़िएगा और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर जरूर बनाइएगा। ठीक है, प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा मेंशन कीजिएगा ईमानदारी से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।